आइए आज हम लोग जानते हैं सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट को। जैसा कि इसके पहले हम लोग इस विषय को पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं सीटेट का, एमपीटेट का, जैसे अभी यूपी टेट आया हुआ है, ठीक है, और किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम आप देंगे, अगर आप शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा देंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको पहले विषय के रूप में मिलती है, जिसमें से आपको 30 प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये रहा इस विषय से संबंधित जानकारी। आपको हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे विकास की अवधारणा, जिसमें से आज हम लोगों का 10वां भाग है। पार्ट नंबर कितना है? 10वां। इसके पहले हम लोगों ने 9 भाग पढ़ा हुआ है, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा पिछले वीडियो को देखेंगे तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा के अंतर्गत हम लोगों का आज टॉपिक है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें से हम लोग अभी तक की जानकारी में जितने सिद्धांत उपलब्ध हैं लगभग 14 सिद्धांत हैं। ठीक है, अगर विकास के सिद्धांत की बात किया जाए तो अभी जानकारी में केवल अभी तक 14 सिद्धांत हैं, जिनको अभी आज हम लोग मुख्य रूप से इसके बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर धीरे धीरे कर करके क्या करेंगे, संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि इन सिद्धांतों का नाम क्या है, कितने विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, हम लोगों का टॉपिक, पहला टॉपिक ही है विकास की अवधारणा। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सिलेबस उठा के देखेंगे किसी भी टेट के एग्जाम में, आपका पहला टॉपिक मिलता है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा कह देने मात्र से ही केवल ये नहीं होता कि विकास को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, विकास का अर्थ पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिए, परिभाषा पढ़ लीजिए। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जो डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इतना बड़ा चैप्टर है, अगर इसको विस्तृत रूप से पढ़ाया जाए तो 1 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है। ठीक है, और ये विकास किसका है? सीधे सीधे विकास है ये चाइल्ड का, और चाइल्ड को पढ़ाना है आपको। अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आप किसे पढ़ाएंगे? एक बच्चे को ही पढ़ाएंगे। तो आपका पहला फोकस होना चाहिए बच्चे को जानना। एक शिक्षक के रूप में आप तभी बेहतर रूप से पढ़ा पाएंगे जब आप किसको जानेंगे, बच्चे को जानेंगे। फिर सेकेंड आपका जो रोल होगा, पहला काम तो ये है, अगर शिक्षक के रूप में अगर आप अपना करियर शिक्षक के रूप में चुनते हैं तो पहला काम आपका ये है, सबसे पहले कि जिसे पढ़ाना है खुद को नहीं पढ़ना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, खुद को नहीं पढ़ना है, खुद को नहीं पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आपको बच्चे को जानना पड़ेगा। ठीक है, कि बच्चे कैसे सीखते हैं। दूसरा, अगर आपको बच्चे को जानना है तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की समझ को विकसित करना ही पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर शिक्षक बन पाएंगे। आप भले ही एमएससी बीएससी में टॉप करके गए हो, अगर एक छोटे बच्चे को मुझे क्या सिखाना होता है, प्रारंभिक काल में जब बच्चा आता है विद्यालय में, तो मुझे क्या सिखानी होती है? शुरुआत से ही मात्राएं सिखाएंगे, स्वर सिखाएंगे, व्यंजन सिखाएंगे। लेकिन आज भी देखा जाए तो बच्चा LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ पहुंच जाता है, वो स्वर मात्राएं व्यंजन नहीं जान पाता है। उसका मुख्य कारण ये है, इसके लिए जिम्मेदार बच्चा नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप ये नहीं जानते हाउ टू टीच अ चाइल्ड। ठीक है, कि एक बच्चा कैसे सीखता है, आपको एक बच्चे को कैसे पढ़ाना है, इसके लिए आपको इस टॉपिक की बेहतर नॉलेज होनी चाहिए, हाउ टू टीच अ चाइल्ड। तब आप बेहतर तरीके से एक शिक्षक बन पाएंगे और एक बच्चे को पढ़ा पाएंगे। ये जो जानकारी है यही कहलाती है आपकी पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, पेडागोजी का मतलब ही है शिक्षा शास्त्र। मतलब आप कैसे एक बच्चे को जानेंगे, एक बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, यही है पेडागोजी। आपको कोई किताब नहीं सिखाएगी। ठीक है, ना तो आपको कोई किताब सिखाएगा, ना तो आपके कोई टीचर सिखाएंगे। आपको खुद डेवलप करना है एक शिक्षक के। आपको क्या करने हैं, केवल और केवल अपने विचारों में परिवर्तन ला लेने हैं। ये विचारों में परिवर्तन जो हमारा NCF 2005 क्या बताता है, शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक की केवल भूमिका क्या है,
एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा को संचालित करने का कार्य कर रहा है, उसी के आधार पर क्या कर रही है हमारी शिक्षा चल रही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उसमें शिक्षक को जो रोल बताया गया है वो मुख्य रूप से बताया गया है सुविधा प्रदाता। सुविधा प्रदाता का मतलब ही है कि बच्चे के लिए आप क्या हैं, सुविधा, जैसे क्लासरूम में चेयर है गाइड के लिए बच्चे को बैठने के लिए, उसी प्रकार से आप भी क्या हो, बच्चे को जहाँ पे समस्या आ रही है उस समस्या का निदान करने के लिए, निवारण करने के लिए आप हो, ना कि आप बच्चे को इस प्रकार से ट्रीट करें कि बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाए। ठीक है, हमेशा बच्चे को दोषी नहीं देना है, केवल अपने विचारों में परिवर्तन ला लेना है। जो हमारा विचार है प्रशासक के रूप में वो बदल के किसके रूप में कर लेना है, सुविधा प्रदाता के रूप में। देखेंगे बच्चा उसी दिन से बेहतर सीखना शुरू कर देगा। ये मैं जो बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्या बनने वाले हैं, शिक्षक। ठीक है, और शिक्षक बनने के लिए आपको टेट एग्ज़ाम, एमपी टेट, सी टेट और किसी भी स्टेट के टेट के एग्ज़ाम को पास ही करना पड़ेगा। वहाँ पे पास करने के लिए आपको अच्छे नंबर लाने के लिए ये बनना पड़ेगा, क्योंकि पेडागॉजी यही मानती है, यही बताती है कि आप क्या हो, प्रशासक नहीं हो, सुविधा प्रदाता हो। अगर आप ये समझ डेवलप कर लेंगे आराम से पेडागॉजी में पूरे के पूरे नंबर लाएंगे, पूरे के पूरे यानी 15 नंबर के सभी सब्जेक्ट में, तो 15×5 = 75 नंबर आपके फिक्स हो गए। आप क्या मान लिए अपने आप को, सुविधा प्रदाता तक, नहीं तो 0 नंबर भी मिलते हैं आपको। अगर आप अपने आप को मानते हैं प्रशासक तो 75 में 0 नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये थी पेडागॉजी। आइए आज हम लोग जानते हैं इसमें अब विकास के सिद्धांत में। इसके पहले विकास की अवधारणा में आप लोग विकास की परिभाषाओं को पढ़ चुके हैं, विकास की विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज उस विकास की अवधारणा से तीसरा टॉपिक है ये। विकास के सिद्धांत में कुल 14 सिद्धांत हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मुख्य रूप से आज 14 सिद्धांतों के नाम को जानेंगे, फिर धीरे धीरे कर करके क्या करेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे। और विस्तृत जानकारी अगर प्राप्त कर लेते हैं तो ये 14 सिद्धांत आपको 14 नंबर दे के जाएंगे। ठीक है, केवल चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी में ये सिद्धांत नहीं आते हैं, जितनी भी पेडागॉजी है आपकी, जैसे यहाँ पे हमने 75 नंबर की बात किया, 75 में 14 नंबर के इसी सिद्धांत से आपके आ जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इस सिद्धांतों को बेहतर तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इस सिद्धांतों को क्या करना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है। और अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 75 में 14 नंबर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, पहले हम इसके नाम को केवल जानते हैं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। पहला सिद्धांत क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन बना देता है कि इसमें से बाल विकास का, इसमें विकास का कौन सा सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत नहीं है। इन्हीं में से 4 ऑप्शन रहेगा, एक नहीं रहेगा, एक रहेगा, या कि 3 है, एक नहीं है। तो आपको क्या कर लेना, सीधे सीधे अगर आपको पता है कि विकास के सिद्धांत इतने ही हैं, उसमें से आपको एक कट कर देना है। ठीक है, जैसे अब आपको जब पता होगा तभी आप उसमें से एक को हटा पाएंगे, नहीं तो इतने मिलते जुलते नाम रहेंगे कि आपको ढूंढ पाना बहुत कठिन होगा और आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ से पता नहीं हो पाया कि कितने हैं विकास के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा सिद्धांत है हमारा अंतः संबंध का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है असमान गति का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है सिरोन्मुखी सिफोलोकाउडल विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। ये जो किसने बात किया था, ये वुडवर्थ ने बात किया हुआ है विकास की परिभाषा में ही। ये किसने बात किया हुआ है, स्किनर ने बात किया हुआ है। ठीक है, फिर समीप से दूर, केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वर्तुलाकार चक्राकार का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट या सरल से कठिन का सिद्धांत, समान प्रतिदर्श या प्रारूप या नमूने या पैटर्न का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, अभिनोमिता का सिद्धांत,
भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। ये 14 सिद्धांत हैं किसके? विकास की अवधारणा के अंतर्गत विकास के सिद्धांत। इसमें से सीधे सीधे भी प्रश्न बनते हैं और पेडागॉजी से भी प्रश्न बनाता है, लेकिन आपको क्या करना है, बेहतर तरीके से इसको समझ बस लेना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप रट्टा मारेंगे आपको 0 नंबर मिलेगा, अगर आप समझ लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और 14 नंबर है, 14 में 14 नंबर 75 नंबर के पेडागॉजी, 14 नंबर यहीं से बनेंगे और पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं आपको, अगर आप क्या करते हैं, इसको रट्टा नहीं मारते हैं, केवल समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे निरंतरता का सिद्धांत क्या कहलाता है, स्किनर ने पहले ही परिभाषा में बता दिया है विकास की, कि विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतर चलने का मतलब एक बच्चा जन्म से की बात करते हैं, जन्म लेगा, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद क्या करता है, जैसे भाषा को सीखेगा, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, ठीक है, और क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा परिवर्तन होते ही रहेंगे। और ये परिवर्तन कैसे होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं। ये क्या कहलाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें कई आ जाएंगे, चाहे आप शारीरिक देखेंगे, मानसिक देखेंगे, ठीक है, संवेगात्मक देखेंगे, भाषाई देखेंगे, कई प्रकार के आपके चेंजेस दिखेंगे किसमें, निरंतरता के सिद्धांत में। ठीक है, अगर आता है कि निरंतरता का सिद्धांत क्या है, आपको सीधे बताना है स्किनर की डिफिनीशन डेवलपमेंट में। अगर विकास की परिभाषा में आपने स्किनर की को पढ़ा है, स्किनर ने बताया है कि विकास क्या है, निरंतर एवं धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे, आप समझ आ देंगे कि बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, उसका भार कितना होगा, ठीक है, उसका वजन कितना होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है, इसको हम जानेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन अभी नहीं जान रहे हैं, अभी हम लोगों का टॉपिक केवल ये है। ठीक है, फिर ये क्या होगा, इसमें देखेंगे लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और ये आगे की ओर ही बढ़ता है, ना कि पीछे की ओर बढ़ता है। ठीक है, निरंतरता का मतलब ही है हमेशा आगे की ओर बढ़ना, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होते रहेंगे। ठीक है, जैसे पहले दिन वो 1 दिन का होगा, दूसरे दिन 2 दिन का होगा, तीसरे दिन 3 दिन का, चौथे दिन 4 दिन का, 5वें दिन 5 दिन का। ये क्या हुआ, यही तो हुआ नहीं कि पहले ही दिन का है, यहाँ भी एक ही दिन का है, यहाँ भी एक ही दिन का, यहाँ भी एक ही दिन। ये क्या होगा, हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा। फिर उसका फर्स्ट बर्थडे आएगा, फिर सेकेंड बर्थडे आएगा, फिर अंत में वो कहाँ तक जाएगा, 40, 50, 60, 70, 80 साल जाएगा। ये क्या कहलाता है, हमारा निरंतरता का सिद्धांत। आपको निरंतरता का सिद्धांत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको सीधे सीधे अगर एग्ज़ाम में आता है निरंतरता का सिद्धांत क्या है, आपको सीधे स्किनर की परिभाषा को देखना है कि स्किनर ने बताया हुआ है विकास क्या है, विकास सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत एवं निरंतर चलने का एक सेकेंड में अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, सीधे उसके जन्म डेट को आप देखेंगे, पहले दिन 1 दिन का होगा, दूसरे दिन 2 दिन का, तीसरे दिन 3 दिन का, फिर उसका फर्स्ट बर्थडे आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर ऐसे ऐसे कर करके 40, 50, 60 साल का हो जाएगा। तो क्या ये फिक्स फिर से वही चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, उसमें हमेशा परिवर्तन हो रहा है। ये हमने केवल एक भाग की बात की है, इसमें बहुत सारे आएंगे, शारीरिक आएंगे, मानसिक आएंगे, भाषाई आएंगे। इसको पढ़ने के लिए आपको विस्तृत समझ चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत में, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है, हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, मतलब हर बच्चा विशिष्ट है। एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल, आपने इसको सुना होगा। ठीक है, हर बच्चा क्या है, विशिष्ट है। एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल क्या है, मतलब ये हुआ कि आपके क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे अलग अलग होंगे। ठीक है, 30 अलग अलग कैसे होंगे, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे वो मानसिक रूप में हो, चाहे वो भाषाई रूप में हो, किसी न किसी रूप में, चाहे उनकी आँखों का रंग हो, यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चे भी। ठीक है, अगर कभी कभी जो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, इनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ज़रूरी नहीं कि जुड़वा बच्चे ने जन्म लिया, एक समय पर ये हंस रहा है तो ये भी हंसेगा, ये अनिवार्य नहीं है। यही कहलाता है क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी
एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल, हर बच्चा विशिष्ट है, हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो आपको एक शिक्षक के रूप में अगर आपको बेहतर शिक्षण करना है तो आपको इस सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लासरूम में एक बच्चा 90% लाता है, हर बच्चा 90% ही ला पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये पढ़ने में अच्छा है, ये हो सकता है कि जो 50% लाया है ये किसी दूसरे फील्ड में 90% ला सकता है। हमें क्या करना है, एक शिक्षक के रूप में ये पहचान करनी है हर बच्चे की योग्यता क्या है, हर बच्चे की विशिष्टता क्या है, उसका मन किस में लग रहा है, वो क्या करना चाहता है। हमें उसे फील्ड को क्या कर देना है, दे देना है। आप क्या करना चाहते हो, आप शिक्षक के रूप में आप निर्धारित नहीं करेंगे, बच्चे को निर्धारित करना है कि वो क्या करना चाहता है। ये क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत में जैसे पहले क्या होती है, गर्भावस्था होगी, फिर शैशवावस्था होगी, फिर बाल्यावस्था होगी, फिर किशोरावस्था होगी, फिर प्रौढ़ावस्था होगी। ठीक है, फिर इनमें क्या देखेंगे, गर्भावस्था के बाद ही शैशवावस्था आएगी, शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था आएगी, और किशोरावस्था के बाद ही प्रौढ़ावस्था आएगी, और एक दूसरे से क्या होंगे, ये अंतः संबंधित होंगे। ऐसा नहीं होगा कि गर्भावस्था में जो विकास हो गया बच्चे का उसको अलग कर देंगे तब शैशवावस्था का विकास होगा। आगे होगा क्या कि गर्भावस्था में बच्चा ने परिपक्वता प्राप्त करने के बाद जन्म ले लिया, अब शैशवावस्था में उसके आगे का विकास होगा। अगर हम ये नहीं कर सकते कि गर्भावस्था का विकास अलग है, शैशवावस्था का विकास अलग है, बाल्यावस्था का विकास अलग है, किशोरावस्था का विकास अलग है, प्रौढ़ावस्था का विकास अलग है, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं आप विभाजित कर पाएंगे। अगर क्योंकि विकास का सिद्धांत कहता है क्या, विकास कैसे है, अंतः संबंधित है। जैसे यहाँ से आप समझ गए, ये क्या होगा, गर्भावस्था में बच्चा जब यहाँ से परिपूर्ण हो गया, परिपक्व हो गया, तो उसके आगे का विकास शैशवावस्था में होगा, फिर उसके आगे का विकास बाल्यावस्था में, फिर उसके आगे का, लेकिन उसका जो पिछला है वो बेस होगा, तभी तो आप आगे जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे। ठीक है, जब आपको चलना होता है तो आपको पैरों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पैर काट करके चल लेंगे, नहीं चल पाएंगे। आपको अगर चलना है तो पैरों की ज़रूरत पड़ेगी ही। वैसे ही आप अंतः संबंध के सिद्धांत को आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में इस आधार पे समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, कि अगर आपको क्या करना है, अंतः संबंध का सिद्धांत बताना है क्या है, आपको सीधे सीधे मानना है कि पहला क्या है, गर्भावस्था में, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ये विकास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं। ये इसमें क्या करेंगे, आप विभिन्न प्रकार के अंतर बता पाएंगे, विभिन्न प्रकार के एक दूसरे से संबंध बता पाएंगे। फिर है असमान गति का सिद्धांत, मतलब विकास का एक निश्चित गति नहीं होती है कि हमेशा, जैसे गर्भावस्था में देखते हैं 9 महीने 10 दिन में ही एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन इसमें बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन आते रहते हैं। ठीक है, जैसे 1 महीने में देखेंगे अलग परिवर्तन, 2 महीने में अलग, 3 महीने में अलग, 4 महीने में अलग, 9 महीने तक में क्या हो जाता है, एक बच्चा जन्म ले लेता है। इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही तेज गति से विकास हो रहा है। फिर आगे देखेंगे, जैसे ही आप बच्चा शैशवावस्था में आता है, शैशवावस्था में सबसे तेज़ी से विकास होता है एक बच्चे का। ठीक है, अगर देखा जाए तो उसके मस्तिष्क का 90% जो विकास है वो शैशवावस्था में ही हो जाता है। उसके आने वाले जो समय में केवल उसका 10% ही विकास हो पाता है। ये हम सभी के ऊपर ही लागू है। ठीक है, हम लोगों के मस्तिष्क का विकास कितना % हो जाता है, शैशवावस्था में ही 90%, और आगे केवल 10% ही विकास होता है। यही क्या कहलाता है, असमान गति का सिद्धांत। मतलब विकास की जो दर है वो एक समान नहीं होती है। ठीक है, जैसे 90% शैशवावस्था में ही हो गया, फिर आगे आप जब तक आप जीवित रहेंगे केवल 10% ही आपके मस्तिष्क का विकास हो पाएगा। ये क्या कहलाता है, असमान गति का सिद्धांत। कोई एक गति निश्चित नहीं है कि विकास की गति क्या होगी, पहले निश्चित ही है, कभी धीमी होगी कभी तेज होगी। लेकिन यहाँ पे हम मस्तिष्क को जो बता रहे हैं, मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क के आधार पर ये 100% श्योर है कि 90% विकास उसके मस्तिष्क का किस में हो जाता है, शैशवावस्था में हो जाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा असमान गति का सिद्धांत।
फिर अगला है सिरोन्मुखी सिफेलोकाउडल विकास की दिशा का सिद्धांत। ये आपका हमेशा 1 नंबर दे के जाता है, हमेशा किसी भी टेट के एग्ज़ाम को उठा के देखिए, ये हमेशा आता है। 100 सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं। विकास के सिद्धांत में अगर बात करें तो ये सिद्धांत उनका सबसे फेवरेट है, हर बार पूछ देते हैं, केवल उसी को रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा भाषा बदल देंगे प्रश्न की, बाकी यही रहेगा। ठीक है, सिरोन्मुखी सिफेलोकाउडल विकास की दिशा का सिद्धांत में आएगा। इसमें क्या है कि विकास कैसा होता है, सिर से धड़ की ओर होता है। सीधे सीधे पकड़ लेना है आपको कि विकास कैसा होगा, सिर से धड़ की ओर होता है। ठीक है, एक और होगा जो समीप से दूर, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ से क्या है, सिर से सिरोन्मुखी का मतलब ये सिर, फिर उन्मुखी मतलब सिर से क्या हो रहा है, उन्मुख हो रहा है। आप इसको हिंदी में समझ पाएंगे, अगर संधि आप जानते होंगे तो यहीं से इसकी व्याख्या कर लीजिए आप। सिरोन्मुखी मतलब सिर से उन्मुख, तो सिर क्या होगा, सिर का विकास पहले होता है, फिर धड़ का विकास होता है। यही क्या कहला गया हमारा सिरोन्मुखी या सिफेलोकाउडल का सिद्धांत। कभी कभी क्या करता है, सीधे सीधे पूछ देता है सिफेलोकाउडल, तो सिफेलोकाउडल हमको पता ही नहीं है क्या है, तो आपको ये मानना है कि सिफेलोकाउडल क्या है, सिरोन्मुखी है। कभी सिफेलोकाउडल हटा देगा, कभी सिरोन्मुखी देगा। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी, तब आप विकास के सिद्धांत को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ये क्या बताता है कि विकास की प्रक्रिया कैसे होती है, सिर से धड़ की ओर सिरोन्मुखी में। एक बच्चे का सबसे पहले जो शरीर की संरचना होती है, तो सबसे पहले जो विकास होता है वो शरीर का ही विकास होता है, फिर शरीर के अन्य अंगों का निर्माण होता है। यही क्या कहलाता है, सिरोन्मुखी सिफेलोकाउडल विकास की दिशा का सिद्धांत। आज हम लोगों ने क्या जाना, सी टेट और एमपी टेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हमारी सब्जेक्ट थी, इसमें पार्ट 10वां था। इसके पहले 9 पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें से ये जो है आपका 3rd पार्ट है। विकास की अवधारणा में ये 3rd पार्ट है, जिसमें से हम लोगों ने 14 सिद्धांतों के नाम को जाना और यहाँ पे 5 सिद्धांतों को विस्तृत रूप से जाना भी। आगे के वीडियो में हम लोग इसके आगे का जानेंगे। इनमें भी अभी बहुत सारे चीज़ें ऐसे फैक्ट हैं जो मैं आपको बताते रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि जब तक आप बेहतर तरीके से निरंतरता को नहीं जानेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता को नहीं जानेंगे, अंतः संबंध को नहीं जानेंगे, असमान गति को नहीं जानेंगे, सिरोन्मुखी को नहीं जानेंगे, आपको नंबर नहीं मिलने वाला। आप रट्टा मान लीजिए 14 सिद्धांतों का आपको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न कभी भी नहीं बनते हैं किसी भी टेट के एग्जाम में, किसी भी शिक्षक की भर्ती की परीक्षा हो। क्या जानता है कि आपका मस्तिष्क शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं, सीधे सीधे यही चेक किया जाता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट का मतलब ही है, यहाँ पे तो केवल उसका नाम अलग अलग है। ठीक है, सी टेट का मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। एमपी टेट हम यहाँ पे केवल शॉर्टकट में नाम लिख दिए हैं, लेकिन इसका जो नाम इस समय पे है क्या है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, अभी जो फॉर्म भरा गया है। ठीक है, टेट लास्ट में सब में जुड़ा होगा। टेट का मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केवल ये चेक किया जाता है कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं, तो आपको नहीं, आपके मस्तिष्क को चेक किया जाता है। केवल आपको प्रश्न दे दिए जाते हैं, आप अपने मस्तिष्क में क्या सोचते हैं वहाँ पे आप टिक करके आते हैं, उसी के आधार पे आपको नंबर मिलते हैं, फिर आप क्या बन जाते हैं, टीचर। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप को सुविधा प्रदाता मान लेना है और आप 75 के 75 नंबर आप ला पाएंगे।